नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पश्चिम बंगाल दौरा। बिहार में पीएम 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की देंगे सौगात। महाराष्ट्र के पालघर में दवा फर्मा कंपनी में गैस रिसाव, 4 कर्मियों की दम घुटने से मौत। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आज डॉग्स को शेल्टर होम भेजने के आदेश से विवाद हुआ शुरू। दिल्ली सीएम पर हमले के बाद पुलिस कमिश्नर हटाए गए। आप बोली पुलिस सीसीटीवी फुटेज छिपा रही। केजरीवाल पर अटैक की वीडियो किया था जारी। असम में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का नया आधार कार्ड बनाने पर रोक। सीएम हेमंत ने कहा अवैध प्रवासियों को नागरिकता से रोकने के लिए लिया गया फैसला। जम्मू में अब आतंक विरोधी अभियान की कमान सेना की जगह सीआरपीएफ को मिली। केंद्र ने 3 बटालियन भेजी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। तो पीएम मोदी आज बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी जाएंगे। आपको बता दें शाम 5 बजे पटना एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 3 मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगी। कोलकाता में 3 नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट करीब 16 किलोमीटर लंबा होगा। तो मेट्रो नोआपाड़ा से जय हिंद हवाई अड्डा मार्ग शामिल है। सियालदह, हेमंत मुखोपाध्याय और बेलेघाट मार्ग भी इसमें शामिल है। तो मेट्रो से कोलकाता की कनेक्टिविटी बेहतर और यात्रा का समय भी कम होगा। और इसी के साथ आपको बता दें मेट्रो में लगभग 9 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा कर सकेंगे। तो पीएम मोदी कोलकाता के दमदम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ है कार्यक्रम, पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम जुड़ी जानकारी जरा दर्शकों को बताइए। ठीक है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर निकल चुके हैं और बिहार के दौरे के बाद शाम 4 बजे पटना एयरपोर्ट से कोलकाता एयरपोर्ट यानी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। पश्चिम बंगाल करीब 4:30 से 5 के बीच में एक कार्यक्रम मेट्रो रेल योजना का रखा गया है। इसमें 3 जो मेट्रो रेल परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री जब करीब 5 बजे के आसपास कोलकाता पहुंचेंगे तो कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहां से जो नई मेट्रो परियोजना की शुरुआत हो रही है, जो नई परियोजना की 3 जो रेलवे लाइन तैयार हुई करीब वो 5,500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई और करीब 1600 किलोमीटर लंबी जो रेल परियोजनाएं मेट्रो की है उसको तैयार किया गया है। तो 3 मेट्रो रेल परियोजनाओं को जोड़कर करीब 16 किलोमीटर की दूरी की रेल हो जाएगी। करीब इसमें 3 लाख यात्रियों की पर डे जो यात्रा करेंगे, उससे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के लोगों को राहत मिलेगी और इसे एक बड़ी सौगात के रूप में पश्चिम बंगाल के लिए देखा जा सकता है। खासकर कोलकाता वासियों को इस मेट्रो रेल परियोजना के शुरू होने से लाभ मिलेगा। उनको अपनी मंजिल तक पहुंचने में समय
समय कम लगेगा और जो यात्रा है वो बहुत ही सुरक्षित रहेगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रेल परियोजना मेट्रो के उद्घाटन के बाद एक दमदम में ही भारतीय जनता पार्टी की जनसभा रखी गई है। प्रधानमंत्री उस जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यानी कोलकाता और पश्चिम बंगाल के लोगों को इस सौगात के बारे में और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के लिए क्या क्या कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री आज अपनी रैली के संबोधन के दौरान उनका जिक्र कर सकते हैं। तन्वी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही यहां पर कोलकाता के दमदम में जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आप खबर फरीदाबाद से है, जहां गुरुग्राम में स्थित अलविश यादव के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपी ईशांत उर्फ ईशू गांधी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान ईशू ने पुलिस पर ऑटोमेटिक पिस्टल से आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां भी चलाई। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने ईशांत को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज कुमार जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अलविश के घर पर जो आरोपी जिसने गोली चलाई थी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या पूछताछ में उसने कबूला है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, जरा दर्शकों को बताइए मनोज। बता दें, फरीदाबाद की घटना है, जहां पर फरीदाबाद के बीपीटीपी इलाके की जो मामला है, जहां पर पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो अलविश यादव हैं और जिन्होंने गुरुग्राम में रहते हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरे की वीडियो भी वायरल हुई थी, जब अलविश यादव के घर से बाहर जो फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे, उन्हीं में से एक जो आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और बता दें कि पुलिस जब आरोपी को पकड़ने जा रही थी तो आरोपी ने करीबन आधा दर्जन फायरिंग पुलिस को ऊपर की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे पकड़ने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अभी निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है और कुछ ही देर में अब जो पुलिस के जो बड़े आला अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी ये खुलासा करेंगे कि आखिर अलविश यादव की तो क्यों मानना चाहते थे, क्योंकि लगातार अलविश यादव के पीछे जो ट्वीट के माध्यम से कह दें या वैसे रैकी के माध्यम से कहने, अलविश यादव के पीछे जो लोग थे ये प्रॉपर तरीका से पड़े हुए थे। जिस तरह से इनकी जो वीडियो थी वायरल हो रही थी, लगातार
पुलिस की जो नजर है वो इन्हीं आरोपी पर है लगातार है, क्योंकि लगातार हरियाणा पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जो इस तरह के जो आरोपी हैं इनको किसी तरह से बख्शा नहीं जाए, जिसको लेकर पुलिस गहनता से अब मामले की जांच करेगी और सच्चाई से इससे जो आरोपी है इससे पूछताछ की जाएगी। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलविश यादव के घर पर फायरिंग की थी। फिलहाल उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ की जा रही है। तो शांत की फरीदाबाद पुलिस से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां बीते दिनों केनीठोरा मार्ग पर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की थाना लोनी पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं, वहीं उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। दिनांक 19/8/25 को थाना लोनी पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा अपनी 23 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित होना बताया गया था। इस तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 21/8/25 को निठोड़ा अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान एक बाइक तेजी से निठोड़ा की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ी, जिसे रोकने का इशारा किया गया, परंतु रुका नहीं बल्कि अपनी बाइक को तेजी से गड्ढों की तरफ मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे हड़बड़ाहट में बाइक फिसलकर गिर गई। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर इन अभियुक्तों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके उपरांत आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैरों में गोली लगी है। गिरफ्तारी करके पूछताछ करने पर इन्होंने अपना नाम रोहित निवासी ग्राम निठोड़ा एवं वीर सिंह उर्फ भोला निवासी ग्राम निठोड़ा बताया। और अब बात कर रहे हैं हापुड़ की, जहां सरकारी गेहूं की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। एसडीएम सदर की उपस्थिति में एफसीआई का गेहूं ले जा रहे ट्रकों का धर्मकांटे पर वजन कराया गया, जिसमें करीब 500 किलो का अंतर पाया गया है। जांच में सामने आया कि गेहूं के कट्टों का वजन बढ़ाने के लिए उसमें पानी तक डाल दिया गया, ताकि वजन कराए जाने पर लोड गेहूं से ज्यादा दिखाया जा सके। पुलिस ने कुल 8 ट्रकों को सीज किया है, जबकि मामले का केस दर्ज कर जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। डीएम अभिषेक पांडे ने मामले की जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। आरोप है कि आरएफसी के अफसरों और राशन सप्लायर ठेकेदार की मिलीभगत से राशन चोरी किया जा रहा था। ये पूरा खेल नगर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी ढाबे से संचालित किया जाना बताया जा रहा है। देखिए, कल शाम को हमें ये गोपनीय सूचना मिली कि एफसीआई के गोडाउन से गाजियाबाद में पीडीएस दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु जाने वाला राशन जनपद स्थित एक ढाबे पे ले जाके ट्रकों को रोका जा रहा था और वहाँ पे ट्रकों के ऊपर पानी की बौछार करके वजन में कुछ अंतर का प्रयास किया जा रहा था। ये सूचना मिलने पर हमारे एडीएम साहब, लोकल एसडीएम एंड लोकल पुलिस जो है वो मौके पर पहुँची और मौके पर वहाँ पे आग को उस ढाबे के कॉम्प्लेक्स में खड़ा हुआ पाया गया। उन सभी ट्रकों को सीज करके तत्काल रीजनल मार्केटिंग ऑफिसर जो विपणन शाखा के अधिकारी हैं गाजियाबाद के, उनको अवगत कराया गया, क्योंकि ये पता चला कि राशन गाजियाबाद के लिए निकला हुआ था। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। कन्नौज के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार और जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने जिले में फैल रही अफवाहों को लेकर जनता से अपील की है। उन्होंने लोगों से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पिछले कुछ समय से कन्नौज में चोरों, बदमाशों, अज्ञात लोगों और ड्रोन को लेकर लगातार अफवाहें फैल रही थी। इन अफवाहों के कारण लोगों में डर का माहौल था। एसपी ने साफ किया कि अफवाहें निराधार हैं और लोगों को इनसे सावधान रहना चाहिए। प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ
खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। वहीं आपको बता दें, एसपी और डीएम ने लोगों से कहा कि रात के अंधेरे में हवाई जहाज की बत्तियों को कुछ शरारती तत्व अफवाह का रूप दे देते हैं, जिस पर ध्यान न दिया जाए। पुलिस अफवाहों को रोकने और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए जगह जगह चौपाल लगा रही है। प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की समस्या या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। इस खबर को यूपी पुलिस और कन्नौज पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट भी किया गया। आज जिलाधिकारी और मेरे द्वारा यहाँ पर एक बैठक की गई है कोतवाली प्रांगण में, जिसमें गांव के प्रधानों को, जो सम्मानित लोग हैं गांव के जनप्रतिनिधि और शहर के सभी सम्राट लोगों को, जिसमें आजकल जो जनपद में विभिन्न प्रकार की अफवाह, चोरों के आने की या ड्रोन के माध्यम से चोरी करने की, ड्रोन उड़ने की जो अफवाहें फैल रही हैं, उसकी रोकथाम किस तरह से की जाए, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। सभी गांवों में कल भी लगभग 50 चौपालें लगाई गई थी, जिसमें हमारे सभी थाना प्रभारी और चौकियों से लेकर के बीट कांस्टेबल उसमें शामिल हुए और जगह जगह इस चीज़ का खंडन किया गया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जौनपुर थाना कोतवाली पुलिस टीम ने अंतरजनपदी वाहन चोरी किया है और इसी का पर्दाफाश हो गया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की गई 6 मोटरसाइकिलें और 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर सुरेश बहादुर सिंह की बाइक अस्पताल के पास से चोरी हो गई। इस मामले में थाना कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। ये थाना कोतवाली और उनकी पूरी टीम के द्वारा जनपद जौनपुर में वाहन चोरी में सक्रिय रूप से क्रियाशील एक गिरोह को अपनी तत्परता से और मुखबिर खास की सूचना पर कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल बरामद किया गया है। कहाँ सक्रिय थे ये अंतर जनपदीय गिरोह है, जिसमें जनपद जौनपुर से चोरी करना और इसको प्रतापगढ़ में ले जाकर वाहन का चेसिस नंबर मिटा के नंबर प्लेट को बदलकर और अन्य तरीके से ग्राहकों को भ्रमित करते हुए वहां जाकर बेचना इनका मेन काम है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां वोटर लिस्ट में कथित धांधली को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जिलाधिकारी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में जांच के बाद आरोपों को गलत ठहराने के बाद सपा ने प्रशासन के दावों को खारिज कर दिया है। इस संबंध में सपा जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज, पूर्व एमएलसी राजेश यादव राजू एवं पूर्व कारागार मंत्री एवं तत्कालीन विधानसभा कुर्सी से सपा प्रत्याशी राकेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सपा नेताओं का दावा है कि कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में 10,000 लोगों के नाम काटे गए। सैंपल के तौर पर जिन 2 लोगों के शपथ पत्र की डीएम ने जांच की, उनके नाम सिर्फ 3 महीनों के लिए काटे गए थे। साथ ही सपा ने आनन फानन में की गई जांच पर भी कई सवाल खड़े किए हैं।
क्या और इसकी शिकायत आरंभ निर्वाचन आयोग में फिर एफिडेविट पे हम लोगों ने उसके जाँच 11 लोगों के एफिडेविट उसी गाँव के 11 मतदाताओं के एफिडेविट निर्वाचन आयोग में हमारी पार्टी को जनवरी 2021 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। उसमें देखिए यही नसरीन बानो की वोट के सामने डिलीटेड आ गया। ये इसलिए 21 में है, 22 में नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों शोषितों पीडीए की सरकार न बने, ये वोट न डालने को पाए, इसलिए वोट काट दिया। जब वोटर लिस्ट हमें पोलिंग बूथ से लौटाया गया, ऐसे सैकड़ों लोग, और जब हमने इसकी सघन जांच की तो पता चला इनका वोट नहीं है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन सपा महिला सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया है। प्रदर्शनकारी लखनऊ जिला कार्यालय से निकलकर डीएम कार्यालय की तरफ बढ़े और उसका घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के बाद डीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ देश भर में समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और जमकर हंगामा किया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 3 साल पहले प्रांशी ने गांव के ही राजकुमार से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से उसका अपने मायके से संपर्क टूट गया था। शादी के कुछ समय बाद प्रांशी के ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। बताया जा रहा है कि मौत से कुछ घंटे पहले उसे गाँव के प्रधान रामकुमार सैनी के घर जाते हुए देखा गया। प्रधान के घर से लौटने के कुछ ही घंटों बाद प्रांशी का शव उसके ससुराल में फांसी पर लटका मिला। प्रांशी के मायके वालों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने पति रामकुमार, सास शकुंतला देवी, ससुर शिव कुमार, जेठ रामबाबू, नंद और देवर पर इसका आरोप लगाया है। बेटी की शादी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज होने के बाद वो अपने घर में रहने लगी। हमारे यहाँ का उन्होंने आना जाना बंद करा दिया, और जब हम कभी मिलने भी कोशिश करें तो मिलने नहीं देते थे। आए दिन फिर बिटिया को प्रदंडित करने लगे। एक बार नहीं 4 बार उनकी पंचायत हुई है। पंचायत होने के बाद में प्रधान भी आता है, पंचायत करके चला जाता है, कोई उनकी बात का माना नहीं किया उन लोगों ने। और ये कुछ दिन चलते चलते आज मुझे सूचना मिली कि प्रधान जी के यहाँ बिटिया गई है, और वहाँ जाने के बाद में लड़की अपने घर आई है। उसके बाद मुझे मृत मिली है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में रिश्वतखोरी, महंगाई और भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है।
अच्छा जी बताओ, आप लोगों को क्या लग रहा? मालिकों का तो हाल छोड़िए, आपके मालिकों का हाल तो छोड़िए, लेकिन आप लोग बताइए, आप अपने मन की बात अखबार में या उसमें चला ले रहे, अगर भेजते हो आप लोग, वो भी नहीं न छपती है न चैनल पे आती है। तो इसलिए देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। जो इन्होंने वादे किए थे, इनका वादा भी कोई पूरा नहीं हुआ। कानून के बारे में भी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के बातें की। और अब खबर जौनपुर से है, जहां मड़ियाहू के नगवा राजापुर में एक युवक किराए का पुराना बकाया मांगने गया था, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान बाल मुकुंद ने अपने असलहे से युवक को गोली मार दी। गोली युवक के बाएं हाथ की कलाई में लगी और वो घायल हो गया। घायल युवक को मड़ियाहू कोतवाली पुलिस ने CHC में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। ये घटना राजकुमारी देवी के मकान को लेकर हुई, जहां आरोपी कई दिनों से बिना किराए दिए रह रहा था। मड़ियाहू कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। आज दिनांक 21 अगस्त 2025 को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम नगवा थाना मड़ियाहू क्षेत्र में किराया मांगने के विवाद को लेकर बाल मुकुंद दुबे जो किराएदार हैं, उनके द्वारा स्वयं मिश्रा पर अपने लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई गई। गोली मजलूब के हाथ में लगी है, वो खतरे से बाहर है। इस पूरे प्रकरण में तत्काल थाना मड़ियाहू पुलिस व वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया तथा जो आरोपी हैं बाल मुकुंद दुबे, उन्हें तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया गया है तथा उनकी जो लाइसेंसी बंदूक है उसे कब्जे में ली गई है। इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा का आरोप है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यादव, मुस्लिम, मौर्य, बघेल, प्रजापति जैसी पिछड़ी जातियों के 18,000 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से हटाए गए। इस संबंध में शपथ पत्र सहित लिखित शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से नाराज सपा की महिला सभा ने जिलाधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी ना हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और महिला सभा के सदस्यों ने सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बांदा के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने उनकी शिकायतों पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सपा नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची से नाम काटने की ये साजिश उनकी पार्टी के वोट बैंक को कमजोर करने की कोशिश है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषी अधिकारियों को तत्काल दंडित नहीं किया गया तो सपा पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेगी। आज जिलाधिकारी बांदा के यहाँ हम लोग जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, जिलाधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में हेराफेरी की गई थी। बड़े पैमाने पे वोट काटने का काम किया गया था। 18,000 मतदाताओं का शपथ पत्र हम लोगों ने दिया था कि उनके वोट काट दिए गए थे। अगर किसी का वोट काटा जाता है, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो जिलाधिकारी 3 अभी उन्होंने बयान दिया कि हमने इस वजह से मृत्यु हो गई, तो उसमें ये बताएं कि मृत्यु अगर हो गई तो मृत्यु प्रमाण पत्र उसमें लगाया कि नहीं लगाया, किन कारणों से काटे गए। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जो 18,000 वोटर हमारे बैकवर्ड के काटे गए हैं, उन्हीं के न्याय के लिए
ज्ञापन दिया गया है चुनाव आयोग को कि इस पे कार्रवाई करें। जो अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हम लोग को न्याय दिया जाए। जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे इसी तरह। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर क्षेत्र के विकास और पवित्रता को बनाए रखने पर चर्चा की। इस बैठक के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को संबोधित करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। संतों ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व चित्रकूट जैसे पवित्र तीर्थ स्थल को अय्याशी का अड्डा बना रहे हैं। उन्होंने टाठी घाट और अन्य साधना स्थलों पर मांस मदिरा के सेवन पर कड़ी आपत्ति जताई। संतों ने मांग की है कि ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस पावन भूमि की पवित्रता बनी रहे। संतों ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चित्रकूट के विकास के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। कामतानाथ मंदिर के महंत मदन गोपाल दास महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव चित्रकूट के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पर्यटन का विकास गुणवत्तापूर्ण तरीके से होना चाहिए। इस बैठक में चित्रकूट के प्रमुख संत सांकंदिक महाराज और महंत राम हृदय दास महाराज सहित सैकड़ों संत और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर चित्रकूट के आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व को बचाने और इसके विकास के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है। संतों की बड़ी बैठक थी जिसमें चित्रकूट के जितने भी विकास योजनाएं आई हैं उन सभी पर विचार को लेकर के हो रहा है। संतों की चिंता थी कि जो भी विकास हो वो संतों की सहमति उसमें आवश्यक है और ऐसी आवश्यक सहमति ना हो पाने पर संत अपने आप को उपेक्षित महसूस कर लेते हैं। संतों की बैठक आज चित्रकूट की चिंता को लेकर के है, क्योंकि चित्रकूट में जो लगातार विकास चल रहा है उसको लेकर तो ना तो प्रशासन बात करता है ना संवाद करता है और लगातार वो उपेक्षा कर रहा है। तो चित्रकूट में कोई भी योजना विकास की आती है। हाँ नहीं, उपेक्षा तो भाई जो यहाँ विकास हो रहे हैं कोई पूछने नहीं आ रहा है। राम जी की जैसे संत महात्मा कभी आ रहे अमावस्या के टाइम में एक आध दिन पहले, तो जैसे राम उनकी गाड़ी रोक दी जाती, आश्रम में उनको ले जाने दिया जाता है। तो हमारा मतलब है कि एक राम जी की इच्छा से पटवारी की कोई रिश्तेदार आता है, फोन पहुंच जाता है, सीधा चला आता है। कि नमामि गंगे योजना आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग मीडिया के लोग जानते हैं कि कितने करोड़ों की हो रही है। नमामि गंगे योजना सफाई योजना चल रही है। क्या मंदाकिनी हमारा गंदा नाला है? ये भी तो हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखा है, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, ये भी तो सुरसरी की धारा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता। तभी मुख्यमंत्री की सभा में अपनी मांगों को लेकर काफी तादाद में किसान पहुंच गए। किसानों ने हाथों में बैनर लेकर सभा समाप्त होने के बाद हमारी मांगे पूरी करो के साथ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि टप्पल थाना क्षेत्र में बन रहे हाईवे पर किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान बताया कि करीब 172 दिन से लगातार मुआवजे को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसान लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही। और टप्पल थाना क्षेत्र के किसान अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से अलीगढ़ जनसभा में मिलने आए थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होने के बाद सभा समाप्त होते ही किसानों ने हाथों में बैनर लेकर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के हाईवे का ये मामला आपको बता रहे हैं। हमारा पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ पे धरना चल रहा है। हमारे यहाँ एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस
जट्टारी के पास हमारा गांव है। है उसरे रसूलपुर का निवासी हूँ मैं, जो जट्टारी के पास पड़ता है। यहाँ जो उपस्थित हैं आप किस मांग के लिए उपस्थित हैं, क्या हमारा पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ पे धरना चल रहा है। हमारे यहाँ एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस और अब खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर में एआरटीओ, एसडीएम और सीओ ने संयुक्त रूप से दलबल के साथ वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कोतवाली बदोसराय की पुलिस टीम को भी शामिल किया गया। एआरटीओ अंकिता शुक्ला ने बताया कि बिना नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन के कागजात न दिखा पाने पर 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है। इसी तरह एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर ओवरलोडिंग पाए जाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि एक अन्य वाहन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चेकिंग अभियान के तहत कुल 9 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए चालान किया गया है या जुर्माना लगाया गया है। आगे बढ़ते खबरों में, बरेली के फरीदापुर चौधरी में पार्षद और पूर्व पार्षद के गुटों के बीच चुनावी रंजिश को लेकर जमकर बवाल हुआ, जिसमें पथराव और फायरिंग भी हुई। बुधवार शाम करीब 7 बजे पार्षद मेहसर खां और पूर्व पार्षद अकील उर्फ गुड्डू के समर्थकों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। दोनों ओर से जमकर पथराव किया गया और 2 राउंड फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। इस पथराव में पार्षद मेहसर खां के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, साथ ही सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलने के करीब आधे घंटे बाद इज्जतनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में पूर्व पार्षद अकील उर्फ गुड्डू के बेटे समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद अकील उर्फ गुड्डू पर हमले से पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें छेड़छाड़, मारपीट, जानलेवा हमला और रंगदारी जैसे आरोप शामिल हैं। इसके बावजूद पुलिस की कथित लापरवाही के कारण वो कई मुकदमों में वांछित होने के बाद भी खुलेआम घूम रहा है। इस घटना को दोनों पक्षों के बीच चल रही पुरानी चुनावी दुश्मनी का नतीजा माना जा रहा है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सीमावर्ती जिलों में कृषि विभाग के अफसरों ने डेरा डाला है। आपको बता दें, नेपाल से सटे जिलों पर खास नजर है। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में अफसर निगरानी रख रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बहराइच, सोनभद्र में निदेशालय स्तर के अफसर निगरानी रख रहे। तो समिति व निजी दुकानदारों से हर बोरी का सत्यापन कर रहे हैं। अफसर खाद की तस्करी, कालाबाजारी को चिन्हित करेंगे और ज्यादा खाद खरीदने का मामला सामने आने पर भी कार्रवाई होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बहराइच, सोनभद्र में निदेशालय स्तर के अफसर निगरानी रख रहे हैं। तो खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। सीमावर्ती जिलों में कृषि विभाग के अफसरों ने डेरा डाला है।
तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां समिति व निजी दुकानदारों से हर बोरी का सत्यापन कर रहे हैं अधिकारी। तो अफसर खाद की तस्करी, कालाबाजारी को चिन्हित करेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ये कहानी है